Hey everybody, welcome back to my channel. So today I am going to discuss two important articles from the Hindu newspaper. First article is about South China Sea. First point, South China Sea has become a major geopolitical hotspot where China is trying to increase control, especially near Scarborough Shoal, by placing ships and floating barriers to block entry, raising tensions with the Philippines. साउथ चाइना सी आज वर्ल्ड के सबसे इम्पॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट में से एक बन चुका है। चाइना यहाँ अपना कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली स्कारबर्ग शोल के पास। चाइना शिप्स डिप्लॉय करता है और फ्लोटिंग बैरियर्स लगाता है, जिससे दूसरी कंट्रीज में फिलीपींस को एसेस रोकने की कोशिश होती है और इससे टेंशंस कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है। सेकेंड पॉइंट, the Scarborough Shoal lies within the Philippines' exclusive economic zone, but China has maintained de facto control since 2012, creating continuous friction between both the countries. स्कारबर्ग शोल टेक्निकली फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है। मतलब किसी कंट्री को 200 नॉटिकल माइल्स तक नेचुरल रिसोर्सेस का राइट होता है, जैसे यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के अंडर। लेकिन 2012 से चाइना ने यहाँ दी फैक्टो कंट्रोल बना रखा है। मतलब ऑफिशियली नहीं पर प्रैक्टिकली कंट्रोल चाइना के पास है और इसी वजह से फ्रिक्शन कांस्टेंट है। थर्ड पॉइंट, अ 2016 परमानेंट कोर्ट ऑफ arbitration ruling under UNCLOS rejected China's nine country line claim, but China has refused to accept the verdict and continues asserting dominance. 2016 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट दिया अंडर यूएनसीएलओएस के अंदर। कोर्ट ने चाइना के 9 कंट्री लाइन क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। 9 कंट्री लाइन बेसिकली चाइना का एक वो मैप है जिसमें वो ऑलमोस्ट पूरा साउथ चाइना सी अपना बताता है, लेकिन चाइना ने इस रूलिंग को एक्सेप्ट नहीं किया और अपनी डोमिनेंस कंटिन्यू रखी, और ये इंटरनेशनल लॉ वर्सेस पावरफुल पॉलिटिक्स का क्लासिक एग्जाम्पल है। फोर्थ पॉइंट, recent April 2026 developments show escalation. China deployed coast guardship and barriers. Second point, Philippines increased patrols. And the third point, risk of confrontation is raising in the region. रिसेंट डेवलपमेंट्स में सिचुएशन और टेंस हो गई है। चाइना ने कोस्ट गार्ड शिप्स और बैरियर्स को डिप्लॉय किए। फिलीपींस ने अपनी पेट्रोल्स बढ़ा दी। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का रिस्क बढ़ गया। मतलब सिचुएशन जो है वो कोल्ड टेंशन से एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रिस्क की तरफ जा रही है। 5 point, tensions are not just bilateral. Military drills by the United States, Australia, and Philippines 2026 signal growing international involvement in the dispute. फिफ्थ पॉइंट सेज कि अब ये सिर्फ चाइना वर्सेस फिलीपींस का इशू नहीं रहा। कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं 2026 में, जो शो करता है कि डिस्प्यूट ग्लोबल स्ट्रैटेजिक इशू बन चुका है। और यूएस का इंटरेस्ट मेनली फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और चाइना को बैलेंस करना है। 6 पॉइंट, environmental and security concern are increasing. Recently, the Philippines accused Chinese boats of using cyanide in disputed waters, which could damage marine ecosystem and escalate conflict. एक नया डायमेंशन ऐड हो गया है, एनवायरमेंटल डैमेज। फिलीपींस ने एक्यूज किया है कि चाइनीज बोट्स सियानाइड यूज़ कर रहे हैं फिशिंग के लिए। इससे मरीन इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो सकता है, फिशरीज इम्पैक्ट होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट और एस्केलेट हो सकता है। यानी अब इशू सिर्फ मिलिट्री नहीं, इकोलॉजिकल भी बन चुका है। 7 point, the region is strategically important because around $3 trillion global trade passes through it. Second point, rich in fisheries, oil and gas resources. Third point, critical for global shipping lanes. 7 पॉइंट कह रहा है कि साउथ चाइना सी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ये अराउंड $3 ट्रिलियन प्लस ग्लोबल ट्रेड यहाँ से पास होता है। ऑयल और गैस जो है रिसोर्सेज का ह्यूज हब रिजर्व है।
फिशरीज बहुत रिच हैं, ग्लोबल शिपिंग लेन्स के लिए क्रिटिकल चोक पॉइंट है, और जो कंट्री इस रीजन को कंट्रोल करेगी उसका इकोनॉमिक प्लस स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस दोनों ही स्ट्रांग हो जाएगा। एंड द एथ पॉइंट इज 9 countries involved claims strategic interest: China, Philippines, Vietnam, Malaysia, Taiwan, Indonesia, United States and Australia। इस डिस्प्यूट में मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं। जो डायरेक्ट क्लेम है करते हैं वो है चाइना, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान, और जो इनडायरेक्ट स्ट्रैटेजिक प्लेयर्स हैं वो इंडोनेशिया, यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया। और ये डिस्प्यूट एक मिनी ग्लोबल पावर कंपटीशन जोन बन गया है। तो पूरा अगर हम एक आर्टिकल अंडरस्टैंड करें तो ये केस है एक तरीके से इंटरनेशनल लॉ वर्सेस रियल पॉलिटिक का। मैरीटाइम सिक्योरिटी, ट्रेड, इन्वायरमेंट सब इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। इंडो पैसिफिक रीजन में बैलेंस ऑफ पावर का कोर इशू है। The second article is about Indian Meteorological Department. First point, IMD has forecast a below normal southwest monsoon in 2026, around 92% of long period average, raising concern for agriculture, inflation and rural economy. इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रिडिक्ट किया है कि 2026 का साउथ वेस्ट मानसून नॉर्मल से कम होगा, विच इज़ 92% ऑफ LPA लॉन्ग पीरियड एवरेज। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा एग्रीकल्चर, खारिफ क्रॉप्स लाइक राइस, पल्स। इन्फ्लेशन मतलब फूड प्राइसेस बढ़ेंगे। रूरल इकोनॉमी मतलब इनकम रिड्यूस होगी। और इंडिया की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा मानसून डिपेंडेंट है, इसलिए ये सीरियस कंसर्न है। Second point, the expected El Nino conditions are the main reason for weaker rainfall as they generally suppress monsoon activity over India. El Nino is weak monsoon का main reason है। एल नीनो में पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ट्रेड विंड्स वीक हो जाती हैं, इंडियन मानसून सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है, और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि इंडिया में रेनफॉल कम हो जाता है और मानसून सप्रेस हो जाता है। थर्ड पॉइंट, IMD plays a crucial role in a early warning system for extreme weather events like cyclone, heat waves, floods and thunderstorms, helping reduce disaster risk। IMD का रोल सिर्फ फॉरकास्ट देना नहीं है बल्कि डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन भी है। ये अर्ली वार्निंग देता है फॉर साइक्लोन्स, हीट वेव्स, फ्लड, थंडरस्टॉर्म, और इससे लाइफ सेफ होती हैं, एवैक्यूएशन प्लानिंग पॉसिबल होती है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एफिशिएंट होता है। Fourth point, recent IMD alerts indicate increasing heat waves and rising temperature 3 to 7 degrees Celsius above normal in many regions, highlighting climate variability and health risk। Recent IMD alerts के अकॉर्डिंग टेम्परेचर 3 to 7 डिग्री सेल्सियस अब नॉर्मल जा रहा है। इसका मतलब एक्सट्रीम हीट वेव्स इंक्रीज हो रही है, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी बढ़ रही है, हेल्थ रिस्क, हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन इंक्रीज हो रहा है, और ये क्लियरली सिग्नल है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट विजिबल है इंडिया में। 5 point, the department has issued warnings about extreme heat and hazardous UV radiation levels, especially in southern state, urging precautionary measures। 5 point says कि IMD ने स्पेशली साउथर्न स्टेट्स के लिए एक्सट्रीम हीट, हाई यूवी रेडिएशन लेवल्स की वार्निंग इशू की है। यूवी रेडिएशन ज़्यादा होने से स्किन डैमेज, आई प्रॉब्लम, हीट स्ट्रेस, इसलिए प्रिकॉशनरी मेजर्स लाइक हाइड्रेशन, सनस्क्रीन, अवॉइड पीक सन्स आर इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। सिक्स पॉइंट, IMD regularly provides real-time weather forecast, rainfall data, and climate monitoring, which are critical for sectors like agriculture, aviation, and disaster management। IMD continuously प्रोवाइड करता है रियल टाइम वेदर फोरकास्ट, रेनफॉल डेटा, क्लाइमेट मॉनिटरिंग, और ये सेक्टर्स के लिए क्रिटिकल है। एग्रीकल्चर जो शोइंग डिसीजंस, एविएशन, फ्लाइट सेफ्टी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। बेसिकली जो IMD है वो एक तरीके से बैकबोन है ऑफ वेदर बेस्ड डिसीजन मेकिंग इन इंडिया। 7th point, it has upgraded forecasting capabilities through technology, AI integration, and automatic weather stations, improving accuracy and localized prediction
सेवेंथ पॉइंट कह रहा है कि आईएमडी ने अपनी फॉरकास्टिंग इम्प्रूव की है थ्रू एआई इंटीग्रेशन, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस, एडवांस मॉडल्स, और इससे फॉरकास्ट एक्यूरेसी इंप्रूव होती है, लोकल लेवल प्रिडिक्शन पॉसिबल होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स अलर्ट्स, और ये मॉडर्नाइजेशन इंडिया के डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। एंड द लास्ट पॉइंट इज recent forecasts also highlight frequent extreme events like thunderstorm, heavy rainfall, and hailstorm across multiple states, showing increasing weather unpredictability due to climate change. रिसेंट ट्रेंड्स शो कर रहा है थंडरस्टॉर्म्स, हैवी रेनफॉल, हेल स्टॉर्म्स, और ये इवेंट अब ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो रहे हैं। रीज़न इसका क्या है? क्लाइमेट चेंज। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? वेदर अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है, फार्मर्स के लिए प्लानिंग डिफ़िकल्ट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज का रिस्क भी है। तो ऑल ओवर आर्टिकल जो है वो आईएमडी से वेदर डिपार्टमेंट नहीं, इकोनॉमिक एज वेल एज डिज़ास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है। मॉनसून प्लस क्लाइमेट चेंज एक तरीके से इंडिया के लिए क्रिटिकल पॉलिसी इशू है, और टेक्नोलॉजी एंड फॉरकास्टिंग एक फ्यूचर रेजिलियंस का की है।